बिहार और बंगाल की कहानी बड़ी मिलती जुलती, कोई अफसर बात नहीं सुनते, बिना पैसा दिए काम नहीं होता। विपक्ष तो खैर कह ही रहा है। तो ये कोई द्वंद्व नहीं है जो पूर्व के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे हैं उनके और इनके बीच में। उसमें महिलाएं तो रहेंगी, महिलाएं आजकल राजनीति के केंद्र में आ गई हैं। किसी भी व्यक्ति को कम से कम 6 महीना तो आपको देना पड़ेगा। नीतीश कुमार के रहते कि वो बोल देते कि अब हमको छोड़ दीजिए, नीतीश के बाद तो जो इनका मोटो है या जो पार्टी का मोटो है उसको पूरा करना बड़ा कठिन होगा। पुराना बंडी अभी काफी काम आने वाला है। टीम निशान है क्या, हम तो ये नहीं समझ पाते। वो खुद को घोषित कर दिया कि हम टीम निशान है। तो जरूरी ऐसा भी नहीं है कि हर एक चीज को घोषित किया जाए। किसान का मन और मिजाज जो है वो राजनीति के लायक नहीं है। सर पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, पॉलिटिक्स तो न यस न नो। किसान भी क्या उनको मानते हैं कि ये हमारी टीम है, वही आगे बढ़ेंगे तब जेडीयू बच पाएगी, नहीं तो आगे जेडीयू को बचाना असंभव है। फिक्स है। ये तो सिर्फ अमित शाह नरेंद्र मोदी जी जानते होंगे और सबसे करप्ट विभाग के रूप में वो जाना जाता है। तो धूल मचाए, अच्छा चुनाव आयोग के पास दौड़े, तमाम तरह के एप्लीकेशन लगाए, आवेदन दे, वो समझिए कि पार्टी हार गई। द्वारपाल जिस विश्वविद्यालय के इतने ज्ञानी हैं, वो विश्वविद्यालय का क्या रुतबा रहा होगा उस जमाने में। बिहार और बंगाल ये दो ऐसे प्रदेश हैं जहां सबसे ज्यादा पलायन होता है। जिस पैटर्न पे तृणमूल या सीपीएम पिछले 40 साल से काम करती चली आ रही है, वही सेम पैटर्न एडॉप्ट बीजेपी के द्वारा किया गया। ममता बनर्जी आई, ममता बनर्जी भी उसी लाइन पर चली। सिंगूर का आंदोलन चला और टाटा नैनो वहां से चला गया। गरीबी बहुत है बंगाल में, आप देखते होंगे। सिर्फ एक तो सिटी को अगर आप छोड़ दें, सिलीगुड़ी जैसा या कलकत्ता को छोड़ दें, तो गरीबी चारों तरफ आपको देखने को मिलेगी। तृणमूल खुद एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम लोगों को 170 के आसपास आना चाहिए। जब से अभिषेक बनर्जी के द्वारा टेक ओवर हुआ है, ये पार्टी टेक ओवर हुई है, तृणमूल टेक ओवर हुई है, बोले ये एकदम अराजकता का माहौल है। पैसा अब वोटिंग परसेंटेज हुआ है तो कैसे इसको मान ले कि भाई केवल बीजेपी के वोटर ही वोट देने निकले हैं? जो गुंडा एलिमेंट है, जो क्लब के दादा हैं, उनके साथ अगर ऐसा बिहेव किया जा रहा है, इसका मतलब है कि आने वाला समय कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। कभी आपको देखने सुनने को नहीं मिलता होगा बंगाल में कि कोई खुल के बोल पाता था कि हम किस पार्टी को वोट देंगे। बीजेपी ने स्पेशल ट्रेन चलाई उसके लिए, उसमें वो सब भर के आए, वोट किया। उनके द्वारा बताया गया कि ये लोग बंगाल के हैं और बंगाल गए हैं, फ्लाइट से गए हैं, कोई ट्रेन से गया है। और ये भी बताया गया कि जो भी ट्रेन से गया है उसको तृणमूल के द्वारा 5-5 हजार रुपया अनुदान के रूप में, या जैसे आप समझ लीजिए, उन लोगों को दिया गया है। उनका परिवार तृणमूल के साथ जुड़ा हुआ है। उनका ये कहना था, हम जब बोले आपका क्या सोच है, क्या लग रहा है, क्या स्थिति रहेगी, बोले बदल जाए तो बढ़िया। नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप हमारा खास कार्यक्रम पॉलिटिकल मंथन देख रहे हैं। देखिए, पॉलिटिकल मंथन में पूरे सप्ताह की जो पॉलिटिकल गतिविधि है और अंदर खाने की जो सियासत है उस पर विस्तार से हम लोग चर्चा करते हैं। और आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी सर मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और हमारे दूसरी तरफ न्यूज हाट के एडिटर इन चीफ अमित अग्रवाल सर मौजूद हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, नई सरकार, अब इंतजार है मंत्रिमंडल का, क्योंकि नई मंत्रिमंडल को लेकर बहुत तरह की चर्चाएं। सम्राट चौधरी जो सूबे के मुखिया हैं वो दिल्ली में मौजूद है, तो क्या कुछ सियासत चल रही है उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रवीण सर हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, तो सर आपको बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। और नई सरकार के बारे में सर क्या कहेंगे, जिस प्रकार एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। आपने तो नीतीश कुमार जी को कवर किया है इतने सालों तक और लालू जी को भी कवर किया है, तो क्या अंतर और क्या अलग दिख रहे हैं सम्राट चौधरी? देखिए, सम्राट चौधरी अभी उम्मीदों से भरे हुए हैं। वो उम्मीदों से भरे हुए हैं और बिहार की जनता भी उम्मीदों से भरी हुई है कि लंबे अरसे के बाद एक नया और ऊर्जावान मुख्यमंत्री मिला है तो बिहार के लिए कुछ अच्छा होगा। मुख्यमंत्री जरूर नए हैं सम्राट चौधरी, मगर उनका राजनीतिक अनुभव बहुत है। काफी कम उम्र से वो राजनीति में रहे हैं सक्रिय, और उनके पिताजी तो राजनीति के बड़े धुरंधर खिलाड़ी रहे हैं अपने समय के। नीतीश जी के साथ मिलकर के उन्होंने समता पार्टी बनाई थी। तो एक उनका बैकग्राउंड जो है वो राजनीतिक बैकग्राउंड से आते हैं, तो इसका लाभ उन्हें मिलेगा। और जिस प्रकार से वो एक एक चीज को बारीकी से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, बिहार का दौरा कर रहे हैं, नई नई योजनाओं के बारे में घोषणाएं कर रहे हैं
और सबसे बड़ी बात ये कि वो पटना में अगर होते हैं तो लगातार लोगों से मिल रहे हैं। हाँ। 3-3, 4-4 घंटे वो खड़े रहते हैं। हाँ। और लोग एक एक करके आते हैं, मिलते हैं। उसमें हर वर्ग के लोग और पूरे प्रदेश से लोग आते हैं। उसमें न सिर्फ माने भाजपा और जदयू के कार्यकर्ता नहीं होते, पॉलिटिकल वर्कर नहीं होते, उसमें आम आदमी भी होते हैं, महिलाएं होती हैं, डॉक्टर होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, समाज के व्यापारी वर्ग के लोग होते हैं, उद्योगपति होते हैं, हर वर्ग के लोग हैं। कुछ खास लोगों से अपने चैम्बर में मिलते हैं, दूसरे लोगों से वो जो जनता दरबार वाला हॉल है उसमें मिलते हैं। तो ये एक अच्छी शुरुआत लग रही है अभी देखने में। अब तो फिर जब पूरी सरकार बनेगी और कामकाज आगे बढ़ेगा तब और ज्यादा उनके बारे में समझ में आएगी बात कि क्या वो विजन क्या है उनका, क्या करना चाहते हैं, कैसा काम कर रहे हैं। क्योंकि बिहार में नीतीश जी ने एक बड़ी लकीर खींची, काम की, मगर एक बड़ी समस्या भी वो छोड़ दे गए और वो है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार बिहार में एक ऐसा मुद्दा है जिस पर पक्ष और विपक्ष दोनों एक मत हैं। विधानसभा में कई बार ये सवाल उठा, कई बार चर्चा में बात आई विधानसभा के अंदर। उसमें पक्ष के विधायकों ने भी ये कहा बात कि कोई अफसर बात नहीं सुनते, बिना पैसा दिए काम नहीं होता। विपक्ष तो खैर कह ही रहा है बार बार ये बात। तो उस पर वो कैसे काबू पाते हैं जो एक लत लगी हुई है अफसर को कि बिना पैसा लिए काम नहीं करना, फाइल दबा के रखना, उससे निजात पाना एक बड़ी समस्या और बड़ी चुनौती है सम्राट चौधरी। और सम्राट चौधरी जो लगातार वरिष्ठ नेताओं से मिल रहे हैं वो भी अपने आप में एक सियासी संदेश है। बिल्कुल सियासी संदेश है और वो उनके अनुभव को रिच करेगा। जो पुराने नेता हैं और खास करके वैसे नेता जो अब राजनीति से, सक्रिय राजनीति से अलग हो गए, तो वैसे लोग अपनी जो उनका अपना कार्य का अनुभव रहा है, कार्यकाल का, अच्छाई रही है, जो बुराई रही है, जहाँ वो कमजोर पड़े, वो सब बातें अगर वो उनसे शेयर करते हैं और कितना उनसे वो बात निकलवा पाते हैं, कितना उनका विश्वास दे करके वो बातें उनसे होती हैं, इस पर वो डिपेंड करता है। तो उसका लाभ भी मिलेगा, शासन चलाने में उसका लाभ जरूर मिलेगा। सर आपको क्या लग रहा है कि सम्राट चौधरी पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बड़ी लकीर खींचना चाहते हैं और क्या उसमें सफल हो पाएंगे? देखिए, इसको इस तरह से देखना पड़ेगा कि आज भी अगर आप देखेंगे तो लगातार जेडीयू के नेताओं से जब शपथ लिया गया था सम्राट चौधरी के द्वारा मुख्यमंत्री के रूप में, उसके तुरंत बाद जेडीयू के काफी सारे नेताओं से उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने जाके उनसे मुलाकात की। तो ये कोई द्वंद्व नहीं है जो पूर्व के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे हैं उनके और इनके बीच में। बिहार को आगे ले जाने की बात हो रही है। यहाँ से बीजेपी के मुख्यमंत्री, पहला मुख्यमंत्री बीजेपी को मिला है बिहार में। पार्टी का भी दबाव है, खुद भी इनको आगे बढ़ के काम करना पड़ेगा, हमें स्वयं भी प्रूव करना पड़ेगा। और जो कार्यशैली अभी इनकी दिखाई दे रही है, बहुत समय तो नहीं हुआ है, आप किसी भी व्यक्ति को कम से कम 6 महीना तो आपको देना पड़ेगा, जिससे कि सही समझ आ सके कि भाई क्या इनका सोच है और कैसे राज्य या देश को आगे ले जा रहे हैं। लेकिन अभी जो कार्यशैली है, अभी जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं, जिस तरह से मैराथन बैठक अधिकारियों के साथ की जा रही है, तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में बिहार को इसका लाभ मिलेगा और जरूर मिलेगा। और सोच इनकी है, ऐसा नहीं है, पहले भी मंत्री रह चुके हैं, नगर विकास मंत्री पूर्व में भी रह चुके हैं, तो अनुभव, जैसे परवीन बागी सर बोल रहे थे, अनुभव तो इनके पास है, अनुभव की कोई कमी नहीं है। दूसरी बात, जो आप अभी बागी सर से आप सवाल कर रहे थे, बहुत सारे किंतु परंतु पूर्व के समय में रहे हैं अपने पार्टी के नेताओं के बीच में या फिर अपोजिशन के बीच में, उसको भी सुधारने का प्रयास इनके द्वारा काफी किया जा रहा है। जब तक साथ लेके सभी को नहीं चलेंगे तो जो इनका मोटो है या जो पार्टी का मोटो है उसको पूरा करना बड़ा कठिन होगा। तो इसमें अब आगे देखना पड़ेगा कि कितना साथ इनकी पार्टी दे पाती है और कितना आगे तक ये काम कर पाते हैं। तो देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार भी एक बहुत बड़ा सवाल है बिहार के लिए। हम लोग बंगाल पर आएंगे, बंगाल की सियासत पर विस्तार से चर्चा होगी, लेकिन बिहार की राजनीति में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर काफी घमासान मचा हुआ है और सबकी निगाहें यही हैं कि हमारा बंडी कुर्ता जो है कब सफल होगा। तो क्या लगता है सर, जो नए बंडी कुर्ता सिलाए गए हैं, कमी बेसी कुछ उतार चढ़ाव होगा, कुछ नए चेहरे भी आएंगे? नए चेहरे जरूर आएंगे,
भाजपा देखिए ऐसी पार्टी है जो निरंतर वाली पार्टी है, लगातार कुछ नए प्रयोग करती रहती है और यही उसकी जीवंतता का कारण है और विस्तार का भी कारण यही है। तो वो नए लोगों को जरूर मौका देगी और देखिए जो भी मंत्रिमंडल बनेगा उसमें कई चीजों का तालमेल रखा जाएगा। एक तो कि बिहार जैसे प्रदेश में जहाँ जातीय बाहुल्य वाला प्रदेश है और जातीय जटिलताएं भी हैं इस प्रदेश में, तो जातीय समीकरण पर ध्यान रखा जाएगा कि कोई जाति उपेक्षित महसूस न करे, किसी को ये न लगे कि हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है। दूसरी बात है कि क्षेत्रीय संतुलन भी इसमें रखना पड़ेगा, कोई क्षेत्र उपेक्षित न रहे, सभी क्षेत्रों का समान रूप से विकास हो और वहाँ फोकस हो सरकार का। तो इसलिए क्षेत्रीय आधार पर भी अच्छे विधायकों का सरकार में चयन होगा और फिर जो है उसमें कुछ युवा और कुछ अनुभव, इन दोनों का मिश्रण किया जाएगा और उसमें महिलाएं तो रहेंगी। महिलाएं आजकल राजनीति के केंद्र में आ गई हैं, जो महिला विधेयक लाया गया तो उसको लेकर के अभी केंद्र में है, तो उनका प्रतिनिधित्व होगा। तो इन सबों को मिला करके ये होगा। मगर जदयू, जहां तक मुझे लगता है कि जदयू अपने मंत्रियों की सूची में बहुत फेरबदल नहीं करेगी, क्योंकि जो विजेंद्र प्रसाद यादव को उसने उप मुख्यमंत्री बना करके ये संकेत दे दिया कि वो पुराने चेहरों पर ही भरोसा करेगा। विजेंद्र बाबू खुली सभा में कह चुके हैं ये बात कि नीतीश जी नहीं बनेंगे तो हम भी नहीं बनेंगे, मेरी भी इच्छा नहीं है। नीतीश कुमार के रहते भी वो बोल देते कि अब हमको छोड़ दीजिए। हाँ, क्योंकि वो बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, हालांकि वो समाजवादी नेता हैं, बहुत मंजे हुए नेता हैं और अच्छा काम भी करते हैं और ईमानदार भी, ये बड़े गुण हैं उनमें। मगर उम्र अब उनके पक्ष में नहीं है कि वो बहुत ज्यादा भाग दौड़ परिश्रम कर सकें, टेंशन ले सकें। तो जदयू अगर उनके जगह पर किसी युवा चेहरे को आगे लाती तो वो पार्टी के लिए भी संजीवनी का काम करती। आज जो जदयू के सामने सबसे बड़ा संकट आ खड़ा हुआ है कि नीतीश के बाद कौन, इसका कोई जवाब नहीं पार्टी के पास। तो पार्टी ऐसे एक नहीं अनेक बार ऐसे मौके चूकते रही है जब नए चेहरे को आगे करके वो एक समानांतर रेखा खड़ी कर सकती थी पार्टी के अंदर, जो नीतीश जी ने नहीं। लेकिन सर चर्चा तो है कि टीम निशांत को नए मंत्रिमंडल में जगह दिया जाएगा। देखिए बहुत ज्यादा जैसे बागी सर बोल रहे हैं फेरबदल जदयू में तो खासकर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हाँ टीम निशांत के जो ये 12-14 लोग थे उसमें से कुछ एक लोगों को जगह इस बार मंत्रिमंडल में मिलने की बहुत ज्यादा संभावना है। और देखने अब आगे देखना पड़ेगा, देखने के लिए मिलेगा कि भाई कौन ऐसे चेहरे हैं जिनको यहाँ मंत्रिमंडल में जगह मिल रहा है। और जहां तक बीजेपी की बात है तो बीजेपी में आप बंडी की बात कर रहे थे तो अभी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, जो फेरबदल इतना हो गया तो पुराना बंडी अभी काफी काम आने वाला है, तो नया बंडी कम ही बनेगा। और बीजेपी में नए चेहरे और यंग चेहरे और जैसे महिला बताया जा रहा है तो उन लोगों को जरूर चांस दिया जाएगा, ऐसा लगता है। तो बीजेपी में तो नए चेहरे आ सकते हैं, लेकिन जदयू में थोड़ा सा सस्पिशन है। आपको कितना लगता है ऐसे कि टीम निशांत से कितने लोग आ सकते हैं? हमको तो ये लगता है कि टीम निशांत है क्या, हम तो ये नहीं समझ पाते हैं। ये स्वयंभू एक टीम बन गई है, निशांत ने अपनी ओर से कोई टीम नहीं बनाई। बिल्कुल कुछ युवा विधायक उसमें ज्यादातर वैसे हैं जो पहली बार जिनके जो ज्यादातर उनके बैचमेट रहे हैं। बैचमेट सब नहीं है, लेकिन हाँ 2-3 लोग हैं मिश्रा के पढ़े हुए हैं, तो वहाँ के पढ़े हुए बहुत कम लोग हैं। हाँ, तो उन्होंने स्वयंभू खुद को घोषित कर दिया कि हम टीम निशांत हैं, उनके साथ लग गए कि हम निशांत जी के साथ हैं और इनको यही हमारे नेता हैं, इनके नेतृत्व में हम चलेंगे। मगर निशांत भी क्या उनको मानते हैं कि ये हमारी टीम है, ये बड़ा। लेकिन सर उनको यात्रा में तो लेके जा रहे हैं, हो तो पार्टी लेके जा रही है। टीम निशांत की यात्रा वो है नहीं, वो तो जदयू की यात्रा है, उसमें निशांत को आगे बढ़ा करके एक चेहरा बनाने की कोशिश। लेकिन सर इसमें आप अगर देखेंगे तो जब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नीतीश जी का त्यागपत्र देने के बाद लगातार आप निशांत को देख रहे होंगे एक्टिव है, और जब वो एक्टिव है तो उनके साथ कोई टीम भी जुड़ी रहती है जो हमेशा सोशल मीडिया में फोटो वायरल होता है। तो भाई उस टीम, ठीक है घोषित टीम नहीं है निशांत के द्वारा घोषित टीम नहीं है, लेकिन कोई एक टीम तो क्रिएटेड है
जिसके बीच में मंथन हो रहा है, जहाँ पे निशांत के साथ वो लोग बैठ रहे हैं, आगे की योजना बना रहे हैं। अभी जो यात्रा शुरू हो रही है उस यात्रा में कुछ टीम के कुछ सदस्य जुड़ रखे हैं। तो जरूरी ऐसा भी नहीं है कि हर एक चीज को घोषित किया जाए। अभी वो समय भी नहीं आया है। अगर ऐसा समय आ गया होता तो आज मंत्रिमंडल में निशांत को डाल दिए होते। डाल दिया तो निशांत को तो डालने की पूरी तैयारी थी। अंत समय में निशांत मुकर गए कि हम नहीं सरकार में जाएंगे, क्योंकि निशांत का मन और मिजाज जो है वो राजनीति के लायक नहीं है। वो खुद ये बात कई बार कह चुके हैं कि राजनीति हमारी कोई रुचि नहीं है, राजनीति में वो हमारी पसंद का विषय नहीं है। हमारी दिलचस्पी आध्यात्म में है, हम आध्यात्म की ओर जाना चाहते हैं। पहली बार सर हमसे ही बातचीत जब हुई थी, फर्स्ट बाइट जब उनका कभी आया था तो हमने ही वो बाइट लिया था और वो उसी समय बोल रहे थे, इनकम टैक्स चौराहे पर वो आए हुए थे, उसी समय वो बोल रहे थे कि भाई हम आध्यात्मिक चीजों को सुनने के लिए वो लेने आए हैं, खरीदने आए हैं। कैसे वो बहुत वायरल भी हुआ था वो। तो लेकिन वो पॉलिटिकल, जैसे ही हम लोगों ने सवाल उनसे पूछा कि राजनीति, उस समय वो कुछ चर्चा थोड़ी बहुत थी लेकिन उस समय वो आए नहीं थे, तो हमने जैसे ही उनसे सवाल पूछा कि सर पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, तो ना यस ना नो, इग्नोर कभी नहीं किए, वो ना कभी नहीं बोले। इसको तो हम और गंभीर देखते हैं सर कि ये गंभीरता है, बहुत गंभीर। जिस समय तक उनको दायित्व नहीं दिया गया, वो दायित्व स्वयं आगे बढ़ के उस दायित्व को लेने के लिए तैयार नहीं हुए। आज के डेट में घोषित दायित्व पूरे जेडीयू को संभालने का उनके ऊपर है, वही आगे बढ़ेंगे तब जेडीयू बच पाएगी, नहीं तो आगे जेडीयू को बचाना असंभव है। बिल्कुल, ये मजबूरी है। जब जी अभी 3 दिन पहले या 4 दिन पहले मेरा मिलना हुआ था सर निशांत जी से। वो लेमन ट्री में एक मित्र है मेरे, उनकी बेटी की शादी थी। तो 10-15 मिनट के आसपास मेरी बात हुई होगी उनसे। पहली बार 1-to-1 इंटरेक्शन उनके साथ मेरा हुआ था। हमको बहुत अच्छा लगा सर। जो बात कर रहे थे वो गंभीरता से बात हो रही थी, जो बात मेरे द्वारा कही जा रही थी वो गंभीरता से उस बात को सुन रहे थे और जवाब भी दे रहे थे और समझने का प्रयास भी कर रहे थे। आगे उनके द्वारा ये भी कहा गया कि हम लोग मिलेंगे, तो उनकी इच्छा है कि कुछ लोग उनके साथ ऐसे जुड़े जिससे लाभ हो सके या पार्टी को लाभ मिल सके या फिर कोई ऐसा सोच डेवलप हो सके। तो ये इच्छा तो उनमें है, ये भाव है उनमें, तो ये नहीं कहा जा सकता है सर। हाँ, आप जैसे बता रहे हैं कि हो सकता है उनका सब्जेक्ट न रहा हो, तो कोई भी दायित्व जब किसी के ऊपर आता है तभी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो का एहसास उसको होता है और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए वो आगे बढ़ता है। तो अभी मजबूरी है, निशांत को हर हालत में आगे आना पड़ेगा। भगवान करे कि ऐसा हो, आपकी बात सही हो और निशांत आगे बढ़ के कमान संभाल सकें जदयू का। ये जदयू के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। जदयू के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। इस सेक्शन में अंतिम सवाल हम लेते हैं सर दोनों ही लोगों से। सर आपके पास ही पहले चलेंगे, कुछ नाम सर आप अगर आपके जहन में हो या कुछ चर्चाएं इसके बारे में चल रही हो, मंत्रिमंडल में किन किन लोगों का नाम लगभग फिक्स है आपके नजरिए से? फिक्स है ये तो सिर्फ अमित शाह नरेंद्र मोदी जी जानते होंगे कि किनका नाम फिक्स है, मगर ऐसे जो हमारी जो समझ है उसके मुताबिक लगता है कि एक तो विजय सिन्हा उसमें जरूर होंगे। विजय सिन्हा होंगे क्योंकि विजय सिन्हा परफॉर्मर मंत्री रहे हैं और भूमि सुधार राजस्व विभाग में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। पहली बार एक लगा कि वो वहाँ कोई मंत्री है उस विभाग में और सबसे करप्ट विभाग के रूप में वो जाना जाता है। तो उन्होंने वहाँ अच्छा काम किया। वो विभाग मिलेगा मिल भी सकता है, मगर अभी तो जो हुआ उनके सारे फैसले पलट दिए गए, उनके विभाग के प्रधान सचिव को भी हटा दिया। तो इसलिए अब देखिए क्या होता है, मगर मिल जाए तो अच्छा है। उन्होंने एक सही राह पकड़ी थी। फिर ये जो है आप लेसी सिंह आ सकती है जदयू से, वो बहुत भरोसेमंद है, नीतीश तो पहले से भी हैं वो। फिर एक ये जो है मैथिली ठाकुर बीजेपी से, हालांकि वो फर्स्ट टाइमर हैं, युवा हैं और राजनीति में भी नहीं है, मगर जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रही हैं, काम कर रही हैं, वो उस तरीके से पुराने विधायक भी नहीं कर रहे हैं। लगातार क्षेत्र का दौरा कर रही हैं, समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर दिख रही हैं और विधानसभा में भी पहली टर्म की विधायक होते हुए भी वो लगातार सवाल जवाब करती रही है। तो इससे लगता है कि वो उनमें कुछ है वो तत्व कि उनको पार्टी आगे बढ़ा सकती है।
फिर मिथिलेश तिवारी हो सकते हैं, मिथिलेश तिवारी भोकल विधायक हैं, वो हो सकते हैं। ये जो है जनक राम जी हैं, वो हो सकते हैं, दलित चेहरा एक पार्टी के हो सकते हैं। ये आपके जहन में भी सर कुछ? देखिए, इसमें ये तो डिसीजन भाई जैसे बता रहे हैं जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है उन्हीं का डिसीजन है, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि यंग चेहरे को कुछ न कुछ बीजेपी के द्वारा जगह दी जाएगी। जदयू में बहुत ज्यादा बदलाव होगा ऐसा दिखता नहीं है, लेकिन बीजेपी में यंग चेहरे हैं और प्लस जो प्रधानमंत्री मोदी का विजन है महिलाओं के आरक्षण का, महिलाओं के लिए थोड़ा आगे बढ़ के सब व्यवस्था लगा करने का, तो इसमें महिलाओं का भी अहम रोल दिखता है कि मंत्री पद में, मंत्रिमंडल में रहेगा। चलिए, तो ये रहेगा। कुछ लोगों के नाम आ रहे हैं हम लोग के जहन में, उसको भी हम लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा सा चर्चा हम लोग करते हैं बंगाल की, क्योंकि बंगाल की जो सियासी लड़ाई है वो बड़ा भीषण है, क्योंकि ममता बनर्जी को लगातार झटका पर झटका मिल रहा है। तो देखिए, ममता बनर्जी ये चाहती थी कि राज्य सरकार के भी जो कर्मचारी हैं वो हर टेबल पर मौजूद रहे, लेकिन इसको लेकर वो कलकत्ता हाईकोर्ट भी गई, सुप्रीम कोर्ट भी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से चुनाव आयोग को इसकी छूट दी कि चुनाव आयोग कौन से अधिकारी को कहां रखना चाहता है, इसके लिए आप आदेशित नहीं कर सकते हैं। बाकी और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन प्रवीण सर हमारे साथ हैं। सर, प्रवीण सर से ही पहला सवाल, सर क्या लग रहा है बंगाल से जो खबरें निकल कर आ रही हैं, आप लगातार टच में है बंगाल के, क्या? बंगाल का तो देखिए, राजनीति में चुनाव में का जो सबसे बड़ा सूत्र जो है जिससे पता चलता है कि कौन हार रहा है कौन जीत रहा है, कि जो पार्टी सबसे ज्यादा चुनाव के दौरान और चुनाव मतदान के बाद शोरगुल मचाए, अच्छा, चुनाव आयोग के पास दौड़े, तमाम तरह के एप्लीकेशन लगाए, आवेदन दे, वो समझिए कि पार्टी हार गई। और इस बार वो ममता बनर्जी करती हुई थी, मूल मंत्र बता दिए। हाँ, SIR से लेकर के और अभी काउंटिंग तक वो लगातार कोर्ट दौड़ चुकी है और हर बार कोर्ट से मुंह की खानी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने अभी काउंटिंग वाला में भी कह दिया कि इसमें कोई आदेश देने की जरूरत हम नहीं समझते हैं। और ठीक वही स्थिति बिहार से उसकी तुलना की। बिहार में जब लालू जी का अंतिम कार्यकाल था तो उस समय भी ऐसी स्थिति थी, चुनाव आयोग पर तमाम तरह के आरोप, खूब लेटरबाजी और आवेदन और कोर्ट का दौरा, और अंत में यहाँ हार गए, लालू प्रसाद राजद हार गए चुनाव। तो वैसी स्थिति वहां बनती दिख रही है। हालांकि वो क्या होगा वो तो काउंटिंग कल है, वहां तो भी पता चलेगा। मगर बिहार और बंगाल की कहानी बड़ी मिलती जुलती है। हाँ, और ये अर्श से फर्श पर आने की कहानी है दोनों प्रदेशों की। बिहार देखिए, बिहार वो प्रदेश है जो 1-2 साल नहीं 1000 साल तक यहाँ से पूरे देश का शासन हुआ। पूरे देश क्या कहिए कि आधे विश्व का शासन यहाँ से इसी धरती से हुआ। बिल्कुल। और आज क्या बिहार की स्थिति है आप देख लीजिए। नालंदा विश्वविद्यालय जहाँ पढ़ने विदेशों से आते थे और वहाँ बतलाते हैं, जो जानकारी मिलती है वहाँ के बारे में, कि वहाँ कोई लिखित परीक्षा नहीं होती थी, जो द्वारपाल होते थे वही कोई भी विद्यार्थी एडमिशन के लिए तो द्वारपाल ही उससे सवाल जवाब करते थे। अच्छा, वो इंटरव्यू होता था। अच्छा, और द्वारपाल ही उसको एंट्री भीतर दे दिए, मतलब तो वो पास हो गया। जिसको एंट्री नहीं दिए लौटा दिए तो वो समझिए कि फेल हो गया। तो द्वारपाल जिस विश्वविद्यालय के इतने ज्ञानी हो, वो विश्वविद्यालय का क्या रुतबा रहा होगा उस जमाने में। तो वो स्थिति थी बिहार की। और बंगाल लगभग 140 साल तक कोलकाता जो है वो पूरे देश की राजधानी अंग्रेजों के समय में। और एक समय में सारे बड़े औद्योगिक घराने का दफ्तर वहाँ हुआ करता था, बड़े बड़े उद्योगपति हुआ करते थे, बड़े बड़े कल कारखाने वहाँ थे। और आज का बंगाल देख लीजिए। बिहार और बंगाल ये दो ऐसे प्रदेश हैं जहाँ सबसे ज्यादा पलायन होता है दूसरे प्रदेश में रोजगार के लिए। अच्छे रोजगार या एकदम मजदूरी करने वाला रोजगार, सबके लिए पलायन हो रहा है। तो जो प्रदेश एक समय में रोजगार दाता था, हमको याद है कि हमारे गांव ही नहीं पूरे बिहार से लोग पहले कहाँ जाते थे तो कोलकाता कमाने जाते। वहाँ इतने सारे जूट मिल थे, छोटे छोटे उद्योग थे, सब तहस नहस हो गए, बंद हो गए। तो शुरुआत हुई कांग्रेस के शासन से, उसके बाद वामपंथी शासन ने उसको खूब ये किया, प्रमोट किया
कि उद्योगपतियों को खूब ये करो, लूटो हड़ताल खसो। करो, धरना दो, आंदोलन करो, सब भाग गए वहां से। ममता बनर्जी आई, ममता बनर्जी भी उसी लाइन पर चली, सिंगूर का आंदोलन चला और टाटा नैनो वहां से चला गया। तो ये एक बड़ा मैसेज आता है उद्योगपतियों में कि भाई ये सुरक्षित हमारे लिए नहीं है। कुछ जो करोड़ों करोड़ का पूंजी निवेश करेगा वो तो चाहेगा कि सुरक्षा हो, यहाँ हमारा उद्योग फले फूले, तो पैसा हम भी कमाएं और प्रदेश का भी कुछ भला हो। तो ये बड़ा गलत मैसेज दिया। और बंगाल को समझने के लिए वहाँ के क्लब कल्चर को समझना, वहाँ ये बड़ा जबरदस्त काम करता है चुनाव में, बड़ा मोटा पैसा भी बनता है सरकार के तरफ से। हाँ, और ये क्लब कल्चर की शुरुआत भी अंग्रेजों के समय से हुई। उस समय अंग्रेजों के क्लब होते थे अलग अलग, तो उसमें सिर्फ अंग्रेजों को प्रवेश मिलता था। तो उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप जो बंगाली प्रबुद्ध वर्ग था उसने क्लब शुरू किया बंगालियों के लिए। तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते, तो उस समय उनकी थी कि क्रांतिकारी गतिविधियों में वो क्लब ज्यादा इन्वॉल्व रहते थे, अनुशीलन समिति उनको कहते थे उस समय। तो फिर धीरे धीरे वो क्लब में बदलते गए, सामाजिक गतिविधि से पूजा, वहाँ दुर्गा पूजा, स्पोर्ट्स को प्रमोट करना, ये काम होता था। सीपीएम जब आई तो उसने इसको पॉलिटिकल ये कैडर बदल दिया, उसको फंड देने लगे और राजनीतिक हित में उन क्लबों का उपयोग करने लगे और उनका विस्तार भी किया। हर मोहल्ले मोहल्ले में क्लब हो गया। तो वो ऐसे काम करते हैं सामाजिक काम, मगर चुनाव के समय वो उसकी मैसेंजरी के रूप में काम करते हैं। नौजवानों को मोबिलाइज करना, बूथ कैप्चर करना, कौन विरोधी है कौन पक्ष में, विरोधी वाले को हर तरह से आतंकित करना और पक्ष वाले को संरक्षण देना, ये सारा काम। और उस सीपीएम के फार्मूले को ममता बनर्जी ने और विस्तार दिया और ताकत दी क्लबों को और फंड देती हैं। तो दुर्गा पूजा में हर क्लब को अच्छा खासा सरकार की ओर से पैसा। एक मिनट रोकिएगा, क्लब कल्चर के बारे में सर आप भी बहुत बोलते रहे हैं, आप भी लगातार ऑफ द कैमरा बात हो रही थी तो आप भी लगातार कई लोगों से वहां बातचीत कर रहे थे। तो क्या ये क्लब कल्चर अभी भी लग रहा है कि भारी पड़ रहा है भाजपा पर? देखिए, पहले तो ये समझना पड़ेगा कि वोट को टर्नअप तृणमूल या सीपीएम के द्वारा किस ढंग से कराया जाता है और अभी तक कैसे कराया गया है। ये 4-5 मोड में जो क्लब कल्चर हो गया या फिर जो उसके कार्यकर्ता हैं, जो उसके कैडर हैं, उनका उपयोग ये इलेक्शन में कराया जाता था। किसी भी पार्टी, चाहे वो सीपीएम हो चाहे वो तृणमूल हो, सीपीएम का एडॉप्शन तृणमूल के द्वारा किया गया। उसमें सबसे पहले जो क्लब लोकल क्लब होते हैं या उनके कैडर होते हैं, उनके द्वारा 1-to-1 मैपिंग किया जाता है। 1-to-1 मैपिंग में घर से कैसे निकाल के वोटर्स को बूथ तक ले जाने का सबसे पहला स्टेप ये होता है। उसके बाद धमकाना, कैसे धमकाया जाए कि जो उनके वोटर नहीं है वो वोट ना करने जाए। अच्छा, उसका तरीका ये लोग अपनाते हैं। मालूम है उनके पास तो 1-to-1 मैपिंग रहता है। उस क्लब को मालूम है कि कितने वोटर्स हमारे यहाँ पे हमारे हैं और कितने वोटर्स हमारे नहीं हैं। वो एक मैसेज पास ऑन करना चाहते हैं। दुकान पे कोई जाके बैठ जाएगा, जो तृणमूल के या फिर जो उस तरह की पार्टी के कैडर हैं वो बैठ जाएंगे, वो मैसेज पहुंचा देंगे कि भाई आप वोट करने ना जाएं। एक तो मोड ये हो गया, सॉफ्ट मैसेज बोलिए, हार्ड मैसेज बोलिए, क्योंकि उस व्यक्ति को या उस परिवार को वहीं रहना है और उनमें कहीं से ये भावना उत्पन्न नहीं हो पाती है कि कोई दूसरी पार्टी अभी टेक ओवर करने वाली है, जो इस बार हुआ है। इस बार सब में ताकत आया है। जो जिस भी पार्टी को, चाहे वो कांग्रेस को वोट करना चाहते हैं, चाहे वो बीजेपी को वोट करना चाहते हैं, वो अभी खुले में आराम से वोट कर रहे हैं जाके। वो डर भय नहीं है जो पहले जो डर भय हुआ करता था। एक तो इस तरीके से उनके द्वारा किया जा रहा है। दूसरा, जैसे सर के द्वारा कहा गया, बूथ कैप्चरिंग, वो लोग वही बूथ कैप्चरिंग करते थे। चौथा हो गया फॉल्स वोटिंग, जो वहाँ मौजूद नहीं है, जो बांग्लादेशी हैं, जो जिनके लिए एसआईआर किया गया 80 लाख, तो वो भी नहीं हुआ। वो भी इस बार नहीं हुआ। इस बार उम्मीद बहुत ज्यादा है। तीनों चारों जो पैटर्न था क्लब का या टीएमसी के कैडर का, वो तीनों चारों उसको तोड़ा गया। एक और सर सूचना वहां से आई कि जो टॉप मोस्ट क्लब के एक तरह से दादा टाइप के जो लोग थे, उनको प्रशासन ने पहले ही इतना डर बना दिया
कि उसको देखकर आम आदमी घरों से निकलने लगे। देखिए, जो तृणमूल का पैटर्न था, जिस पैटर्न पे तृणमूल या सीपीएम पिछले 40 साल से काम करती चली आ रही है, वही सेम पैटर्न एडॉप्ट बीजेपी के द्वारा किया गया। यह चुनाव आयोग के माध्यम से बंगाल में उसी ढंग से और उसी ढंग को अपनाया गया। तृणमूल क्या करती थी? तृणमूल डरा के वोट को घटाती थी, या उस जो वोटर उसके नहीं है उसको वोट करने से रोका जाता था। यहाँ पे ये मैसेज पहुंचाया जा रहा है कि जो गुंडा एलिमेंट है, जिनसे डर पैदा हो रहा था, जो वोट को टर्न अप नहीं होने दे रहे थे, उनको ही इतना दबाया गया कि वो मैसेज बहुत मास मैसेज के रूप में कन्वर्ट हो जाए कि जो गुंडा एलिमेंट है, जो क्लब के दादा हैं, उनके साथ अगर ऐसा बिहेव किया जा रहा है, इसका मतलब है कि आने वाला समय कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। वही ताकत बना, वही ये उसी पैटर्न पे आप देख रहे होंगे 90% 92% वोटिंग हुई। तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ तृणमूल की ही वोटिंग 90-92% है, जो सभी पार्टियों के है वो टर्न अप हुए हैं, बिना डर भय के जाके वोट किए हैं। पहले कभी आपको देखने सुनने को नहीं मिलता होगा बंगाल में कि कोई खुल के बोल पाता था कि हम किस पार्टी को वोट देंगे। सब दबे आवाज में या फिर वोट बहुत कम हुआ करता था। ठीक है, लेकिन प्रवीण सर एक बात तो है ना, इतना फोर्सेस, लगभग 2.5 लाख फोर्सेस लास्ट में एनआईए तक लगा दिया गया। अमित शाह बोले कि हम 15 दिन यहीं रहेंगे, बावजूद इसके सेकंड चरण में देखा जाए तो हिंसा तो हुई। फर्स्ट चरण में थोड़ा बहुत हुआ, सेकंड चरण में थोड़ा ज्यादा हुआ। तो और इतना जो व्यापक वोटिंग परसेंटेज हुआ है, तो कैसे इसको मान ले कि भाई केवल बीजेपी के वोटर ही वोट देने निकले, बीजेपी को ही एज मिल रहा है? यहाँ देखिए, उसकी फिर तुलना बिहार से कीजिए। हाँ, बिहार का जो अभी चुनाव हुआ था 3-4 महीना 5 महीने पहले, तो बिहार में भी पहली बार ऐसा हुआ कि पूरे देश से जो यहाँ के वोटर हैं वो आए थे, और उसके लिए स्पेशल ट्रेन चली थी। बीजेपी ने स्पेशल ट्रेन चलाई उसके लिए, उसमें वो सब भर के आए, वोट दिया। और इसमें एक इंफॉर्मेशन और ऐड कर देते हैं, जहाँ बिहारी थे वहाँ बकायदे उस स्टेट के प्रभारी बनाए गए। उन लोगों को बताया गया कि आपको जाना है वोट देने, कोई समस्या होगा तो बताइएगा। मतलब वहाँ भी बीजेपी वहाँ लगी गई। यहाँ भी मतलब जो अभी बंगाल में इलेक्शन हुआ है, अभी 2 दिन पहले हम सर बेंगलोर में थे, वहाँ एक परिवार के यहाँ जाने का काम पड़ा, तो कोई घर में काम करने वाला मौजूद नहीं था। उनके द्वारा बताया गया कि ये लोग बंगाल के हैं और बंगाल गए हैं, फ्लाइट से गए हैं, कोई ट्रेन से गया है। और ये भी बताया गया कि जो भी ट्रेन से गया है उसको तृणमूल के द्वारा 5-5 हजार रुपया अनुदान के रूप में, या जैसे आप समझ लीजिए, उन लोगों को दिया गया है, मोटिवेट किया गया है कि आप मैक्सिमम संख्या में यहाँ आए और अपना वोट करें। और उन लोगों में ये डर बैठाया गया है जो बाहर हैं, जो बंगाल के वोट नहीं दीजिएगा तो कट जाएगा, अगर आप नहीं दे रहे हैं इस बार, अगर आपके द्वारा वोट नहीं दिया गया तो आपका नाम कट जाएगा। इस तरह की गलतफहमी भी इसके वजह से वोटर। जी, तो फिर ये सर, तो फिर ये वोटर तो दोनों ही के हैं ना सर? दोनों ही के, बीजेपी के ही हैं, दोनों ही के हैं। कुछ बीजेपी के प्रभाव से आए, कुछ तृणमूल के प्रभाव से आए, मगर जो बाहर जा रहे हैं उनके मन में एक पीड़ा है कि ये इतना काम हम अपने प्रदेश में भी कर सकते थे, वहाँ भी हमारे रोजी रोटी चल सकती थी और हम परिवार के साथ आराम से रह सकते थे। तो वो पीड़ा, इस बात की पूरी संभावना है कि वोट के रूप में सामने आएगी उनका वो दर्द। तो जैसे बिहार में हुआ कि बिहार में उन सब लोगों ने देखा कि भाई ये सरकार अच्छा कर रही है तो इसलिए दिया है। तो वहाँ सरकार पर ये लगा था कि इसने सारे उद्योग धंधे बंद करवाए, कोई नया उद्योग नहीं खुला, रोजगार के नए अवसर पैदा नहीं किए। तो ये एक नाराजगी, पलायन का जो दंश लोग झेल रहे हैं, तो उसके खिलाफ आप उसके खिलाफ वोटिंग हुई। तो एक तो कि एसआईआर में नाम कट गया, जो बहुत सारे मृत लोग थे या एक ही आदमी का नाम 3 जगह 4 जगह है, वो नाम कटा, कुछ घुसपैठिए हटे, तो उसके वजह से वो वोटिंग रेशियो बढ़ गया, दूसरे प्रदेशों से लोग आए। तो उसका कितना लाभ मिलता है, हालांकि जो रिपोर्ट आ रही है उससे ये पता चलता है कि ज्यादा लाभ उसको। इसमें एक और चीज जानना चाहेंगे सर, मेरा अभी कुछ एक वार्ड काउंसिलर और ये लोग हैं जो मेरे संपर्क में हैं सर, और बहुत अच्छे मित्र में से हैं, एक तो विधायक भी हैं। तो कल ही बात हो रही थी सर, वो लोग भी समझना चाहते हैं कि भाई हम लोग क्या जी ने वहाँ पे कवरेज भी 1 महीना कवरेज किया है, तो वो लोग भी समझना चाहते थे। तो हमसे व्हाट्सएप कॉल में वो बात कर रहे थे। उनके द्वारा ये कहा जा रहा था कि बहुत मतलब वो तृणमूल के
कैडर है। अच्छा। हाँ तृणमूल के स्ट्रॉन्ग कैडर है, हाँ। और वो भी आपको एक मतलब काफी साल से उसका परिवार तृणमूल के साथ जुड़ा हुआ है। उनका ये कहना था, हम जब बोले कि आपका क्या सोच है, क्या लग रहा है, क्या स्थिति रहेगी, बोले बदल जाए तो बढ़िया है। अच्छा। नाराजगी वहां पे सेम जैसे आप बिहार से कंपेयर कर रहे हैं ना, तो बिहार वाली ही स्थिति वहां पे उत्पन्न हो गई पिछले 5 सालों के अंदर में। उसका ये कहना था, जैसे बिहार में आप देख रहे होंगे कि तेजस्वी एक पैटर्न अपना रखे थे, लोगों से मिलना कम हो गया था, बात सही ढंग से पहुंच नहीं पाती थी, कैडरों में गुस्सा था। हाँ, कैडरों में काफी गुस्सा था। वहां भी ये गुस्सा है सर। उन लोगों का ये कहना है कि जब तक ममता बनर्जी का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था, हम लोगों के लिए उनसे मिलना, अपनी बात पहुंचाना, ये काफी आसान था। जब से अभिषेक बनर्जी के द्वारा टेक ओवर हुआ है, ये पार्टी टेक ओवर हुई है, तृणमूल टेक ओवर हुई है, बोले ये एकदम अराजकता का माहौल है, पैसा इसके ऊपर ज्यादा फोकस रहता है, किसी से मिलना जुलने में इतनी कठिनाई है, कैडरों से मिलना कठिन हो गया है, तो नाराजगी वहां से भी है। और पूरे पार्टी को सर आईपैक जो चला रहा है वो भी एक बहुत बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अभिषेक बनर्जी वाला सर बहुत इसमें एक और चीज जोड़ना चाहेंगे सर, आईपैक का जो बूथ मैनेजमेंट होता था उसमें आईपैक का एक बहुत बड़ा रोल होता था। जिस समय से प्रशांत किशोर थे, उनके द्वारा कहा जा रहा था कि 3 डिजिट में नहीं आएगा, कैसे कहा जाता है, उस तरह का मैनेजमेंट किया जाता था आईपैक के द्वारा। इस बार डायरेक्ट प्रहार आईपैक के ऊपर किया गया इलेक्शन कमीशन के द्वारा, वो भी बहुत इम्पैक्ट हुआ। आईपैक जो असर दिखा पाता वो थोड़ा धरातल पे नहीं उतर पाया, तो वो भी एक नेगेटिव पॉइंट तृणमूल के लिए रहा। तो इससे तो लगता है कि बाजी पलट सकती है वहाँ, ऐसा दिखता है सर, बट महिलाओं का वोट बहुत ज्यादा कन्वर्ट हो पाया, ये कम देखने को मिल रहा है। जहां भी बात होता है, वो जो उनका योजना चल रहा है 1500, 2000, 3000 वाली जो योजना है, और गरीबी बहुत है सर। बंगाल में आप देखते होंगे, सिर्फ एक तो सिटी को अगर आप छोड़ दें, सिलीगुड़ी जैसा या कलकत्ता को छोड़ दें, तो गरीबी चारों तरफ आपको देखने को मिलेगा। ममता बनर्जी के द्वारा जो डेवलपमेंट किया गया, वो डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ 1-2 टाउन है उसमें किया गया। गांव देहात ये सब के लिए कोई डेवलपमेंट, कोई इंडस्ट्री, कोई एम्प्लॉयमेंट, कुछ भी नहीं किया गया। अभिषेक बनर्जी वाला सर ये जो मुद्दा है, ये हम लोग भी ग्राउंड पे फील किए, और इस तरह का जो स्टेटमेंट अभिषेक बनर्जी का आ रहा था, बहुत सारे शब्द उनके तरफ से यूज किए जा रहे थे, तो उससे भी लगता है कि कुछ फर्क पड़ा आम आदमी में कि भाई इस तरीके की भाषा। अब वो तो था ही। दूसरे की जो बतला रहे हैं अग्रवाल साहब की, वो एक कम्युनिकेशन गैप हो गया पार्टी कार्यकर्ताओं में और पार्टी नेतृत्व के बीच, एक दुराव हुआ। तो इस दुराव से नाराजगी पैदा हुई। दूसरी ओर वो देख रहे हैं कि भाजपा के बड़े बड़े नेता कैसे गांव-गांव में घूम रहे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं, और उनके नेता नहीं कहीं मिल रहे हैं, ना आ रहे हैं, ना जा रहे हैं, ना कोई मीटिंग कर रहे हैं, सिर्फ निर्देश आ रहा है। तो इसका असर कार्यकर्ताओं पर भी पड़ा, और कार्यकर्ता इस पार्टी से कार्यकर्ता नाराज, जो लड़ने वाला है, फाइटर है ग्राउंड पे, वही नाराज हो गया। वो नाराज हो जाए तो फिर उसको मैं बचा क्या उसको। सिंडिकेट कल्चर भी चलाते हैं अभिषेक बनर्जी, उसके लिए तो बदनाम है, उसके लिए बदनाम है। और सिंडिकेट कल्चर ही का वो रूप है क्लब ना, क्लब को उन्होंने सिंडिकेट कल्चर का रूप बना दिया। उसके जरिए सब तरह के कर्म धर्म सब होते हैं। तो वो क्लब कल्चर वहाँ बड़े अच्छे उद्देश्य से शुरू किया गया था, मगर अब वो बदनाम हो गया है। आपको किसी मोहल्ले में कोई काम नया खड़ा करना है तो पहले क्लब से परमिशन लेना पड़ता है। इसमें एक और चीज हम जोड़ना चाहेंगे सर, कि जो जैसे आप क्लब कल्चर की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्लब कल्चर सिर्फ अभी नहीं आया है सर। ये क्लब कल्चर आपका सीपीएम के टाइम से शुरू से चला आ रहा है, और इसमें जहां भी बीजेपी आई, बीजेपी के पास भी 77 सीट आया सर, वो 77 सीट जहां भी आई, उसमें से मैक्सिमम ऐसे जगह है जहां पे ये क्लब कल्चर परसिस्ट कर रहा था, उन लोगों के द्वारा भी ये अडॉप्ट किया गया। तो ये बदलाव भी अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो ऐसा देखने को नहीं मिलना चाहिए कि जो कल्चर सीपीएम से तृणमूल से कहीं बीजेपी के द्वारा वो अडॉप्ट नहीं किया। ये हुआ है सर, ये खतरा नहीं सर, ये हुआ है, ये देखने को मिला है सर। बहुत सारे ऐसे जगह हैं, आप मेदिनीपुर साइड में अगर चले जाएंगे जहाँ पे असेंबली की सीट बीजेपी के द्वारा जीती गई है, और वहाँ वही सेम कल्चर को अडॉप्ट कर लिया गया। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में है, जब हम नॉर्थ बंगाल में सर घूम रहे थे, तो
बड़ी वॉल्वो गाड़ियां बहुत सारी वहाँ पे हम देखे कि बहुत चमचमाती हुई नई नई वॉल्वो गाड़ियां। तो कुछ लोगों से मेरी इच्छा हुई बातचीत करने की, पूछने की। तो वहाँ के कुछ लोगों ने कहा कि देखिए ये सब वॉल्वो गाड़ियां जो है ना वो एक योजना के तहत जो है लाई गई है और सबके पीछे अभिषेक बनर्जी का दिमाग है। अच्छा। सब जो है वॉल्वो गाड़ियों के जो ऑनर है, जो मालिक हैं, वो कहीं ना कहीं उनसे कनेक्टेड है, मतलब डायरेक्टली ना हो लेकिन इनडायरेक्टली कनेक्टेड है और एक मोटा इनकम जो है ना इनके माध्यम से वहां तक जाता है। तो क्या लग रहा है इसमें कितनी सच्चाई आपको लगती है? पूरा कॉर्पोरेट चला रहे हैं वहाँ पे। आप अगर अभिषेक बनर्जी तृणमूल को अगर देखेंगे तो तृणमूल का पूरा बागडोर आज के डेट में अभिषेक बनर्जी के हाथ में है। और ये तो आप बहुत छोटी बात कर दी है, ये वोल्वो बस और ये सब ट्रांसपोर्ट, ये तो बहुत छोटा है वहाँ पे। और मंथली में तो बंधा हुआ है सर वो कि इतना वहाँ जाना है कि टैक्स इतना जाना है। छोटा है, बहुत एक कॉर्पोरेट स्टाइल में वो चल रहे हैं और ढेर सारा, सिर्फ यही नहीं, सुनने में काफी आता है वहाँ जो मेरे जानने वाले लोग हैं उनके द्वारा कहा जाता है, अब नाम लेना उचित नहीं है या किस बिजनेस में इन्वॉल्व है, आप कंस्ट्रक्शन से लेके जितना आप देख लेंगे यहाँ तक कि कोयला बहुत बड़ा चंक है जो कि इनके साथ है, अभिषेक बनर्जी के साथ है और बहुत बड़ा फंड का सोर्स वहीं से आता है। लिलुआ में लोगों ने कहा, सर लिलुआ में हम पब्लिक एक्शन कर रहे थे, लिलुआ स्टेशन पे लोगों ने कहा कि हम अपना मकान बनाना चाहते हैं लेकिन हमको बनाने के लिए अनुमति नहीं, हाँ वो सिंडिकेट सिस्टम से ही जाना पड़ेगा। तो ये सब समस्याएं थी, समस्याओं का निजात अब क्या है तो बंद है बक्से में, बक्सा जब खुलेगा तो पता चलेगा। इंडियन कमेंट्स तो चाहेंगे बंगाल को लेकर, लास्ट कमेंट जो पोल्स आ रहे हैं, जो पोल्स दिखाए गए लगभग 6-7 पोल्स आए हैं, उन पोल्स में 2-3 पोल्स को छोड़ दिया था तो बाकी सभी पोल्स बीजेपी को वहां लीडिंग दिखा रहे हैं। तो पोल्स पर कितना आपको? अब वो देखिए 7 एग्जिट पोल हुए हैं बंगाल में जी, और 7 में 5 जो है वो बीजेपी की सरकार की संभावना बता रही है, 2 एग्जिट पोल जो है वो सिर्फ तृणमूल की वापसी की संभावना जता रहे हैं। तो एग्जिट पोल जो है वो कमोबेश एक अनुमान तो एक दे देता है कि क्या स्थिति है, मतदाताओं का मूड क्या है, क्योंकि वो एक तरह का विज्ञान है, सोशियोलॉजी जो है एक तरह का विज्ञान है और वो सब बड़ी मेहनत करते हैं उसके पीछे, पूरा सर्वे करते हैं, लोगों का ओपिनियन लेते हैं और तब उसके आधार पर वो आंकड़ा तैयार करके अपनी रिपोर्ट जारी करते हैं। तो उस पर मैंने अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। ये ठीक है कि उससे कुछ आगे पीछे थोड़ा होगा मगर यू टर्न नहीं हो सकता है। पिछली बार लोकसभा में तो ये फेल हुआ था, फेल हुआ था, कम हुआ, एकदम आप उसको फेल नहीं कर सकते हैं। ये कहा कि आंकड़े कुछ आगे पीछे 10% 20% उसमें फर्क हो सकता है, मगर वो एक मोटा मोटी अनुमान आपको दे देते हैं कि ये स्थिति है। लगभग कई पोल हुए हैं, मैट्रिक्स के, चाणक्य स्ट्रेटेजी, पीपुल्स पल्स, पोल डायरी, प्रज्ञा पोल, पी मार्क, जनमत पोल, टुडे चाणक्य। तो पोल्स ऑफ पोल्स की अगर मोटा मोटी बात करें तो पोल्स ऑफ पोल एवरेज, अगर सभी का एवरेज निकाल दिया जाए सर जो एग्जिट पोल है तो उसमें 151 सीट बीजेपी और 137 टीएमसी और 6 अन्य को जाते हुए दिख रहा है। तो इसमें तो बीजेपी जो है बाजी मारते हुए दिख रही है। हाँ, मगर सरकार बनाना अगर ये स्थिति रही तो आसान नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस ने घोषणा कर दी कि टीएमसी को सपोर्ट करेंगे, तो इसलिए बहुत वहाँ मुकाबला अभी भी कह सकते हैं आप। कांग्रेस को सर कितनी सीट वहाँ पे आएगी? ऐसा लगता नहीं है सर कि 4-5 सीट से ज्यादा कांग्रेस। हाँ, तो जब 10 सीट का फर्क इस बतला रहे हैं। हम एक और चीज हम इसमें जोड़ना चाहेंगे सर, जो मेरे एक मित्र हैं अच्छा पैठ रखते हैं टीएमसी में, उनसे बात हो रही थी, वो किसी सेकंड मैन के पास गए हुए थे जो तृणमूल को संभाल रहा है, ममता बनर्जी के बाद दूसरे नंबर कद के नेता हैं, उनका नाम हम नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि बात खुल जाएगी जो गए हैं। उसको भी डाउट था, वो समझना चाह रहा था कि भाई जो ऊपर बैठे हुए तृणमूल के लोग हैं वो कैसे इस इलेक्शन को, किस वोटिंग को, इस ट्रेंड को समझ पा रहे हैं, क्या जो एग्जिट पोल में आ रहा है वैसा ही कुछ है। जब उसके घर गया, उसके द्वारा बताया गया, मैं डायरेक्ट तो उस व्यक्ति से पूछ नहीं सकता था, काफी बड़े चेहरे थे वो। तो अब जिस घर में कोई बड़ा लीडर रहता है सर, तो उसके आसपास वाले लोग के कान में कुछ बात तो जाती है। उसके द्वारा कहा गया कि भाई जो उनके घर में रहने वाले हैं उनसे जब बात की गई तो ये डिस्कशन उस घर में हो रहा था तृणमूल के बड़े बड़े लीडरों के बीच में। 170 के आसपास तृणमूल
खुद एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम लोगों को 170 के आसपास आना चाहिए। अच्छा। और उसमें भी उन लोगों को भय है, उन लोगों को भय ये है कि 170 आने के बाद भी हम लोगों के लिए सरकार बनाना दुभर हो जाएगा, हम लोग सरकार नहीं बना पाएंगे, हम लोग हो जाएंगे, तोड़-फोड़ हो जाएगी। हम लोगों को किसी भी परिस्थिति में 200 का फिगर टच करना होगा, तभी हम लोग सेफ साइड में। ये भय कम से कम पैदा हो रखा है सर आज के डेट में तृणमूल में, जो वन साइडेड राज किया करता था पिछले 15 साल से। अब भाजपा कोई मौका छोड़ेगी भाजपा मौका नहीं छोड़ेगी। थोड़ा सा एग्जिट पोल के बारे में, 2021 में सर 10 में से 5 एग्जिट पोल ने टीएमसी की जीत दिखाई थी, 10 में से 5 एग्जिट पोल, और 3 ने बीजेपी की सरकार और 2 ने कड़ी टक्कर दिखाई थी। रिजल्ट क्या हुआ सब जानते हैं। 2016 में सभी 6 एग्जिट पोल ने ममता की वापसी की संभावना जताई थी। तो ट्रेंड तो यही दिखा रहा है कि बंगाल चुनाव को लेकर जो सर्वे आते रहे हैं, जो एग्जिट पोल आते रहे हैं, वो लगभग देखिए अभी जैसे हम लोग के पास डेटा नहीं है, लेकिन बहुत सारी सीट पिछले साल भी ऐसी रही थी जिसमें मार्जिन सिर्फ 1000-2000 के आसपास का मार्जिन। तो ये कवर अप तो हर हालत में ये बेनिफिट जो रहेगा वो हमेशा एनडीए के पक्ष में, बीजेपी के पक्ष में ही रहेगा। और बीजेपी ने एक खास रणनीति अपनाई थी, उसने ये पिछले चुनाव का रिपोर्ट निकाल करके उसका अध्ययन किया कि एक तो कि जहाँ जीत गए तो वहाँ तो ताकत उनकी पूरी लगेगी ही, दूसरे की 1000 से 2000-3000 के बीच जहाँ हारी पार्टी वहां पर उसने पूरी ताकत झोंक दी, और जहाँ बहुत पीछे रहे उस सीट को छोड़ दिया उन्होंने, टीएमसी के हवाले कर दिया कि ले जाओ। तो एक तो जीती हुई सीट को फिर से जीत के वापस लाना, और दूसरे की जहाँ कम मार्जिन वाले सीटों पर ज्यादा पूरा फोकस लगा के पूरी ताकत लगा। सुनील बंसल का भी एक नाम सर आ रहा है, ग्राउंड जीरो पर बड़ा मेहनत किया है। तो कुल मिलाकर अभिषेक बनर्जी पर ही आके जो है हम लोगों का जो कांटा है अटक जा रहा है कि क्या अभिषेक बनर्जी ही डुबो देंगे ममता बनर्जी की लुटिया। देखते हैं क्या होता है। काउंटिंग के दिन जुड़े रहिएगा न्यूज हाट के साथ, अपडेट्स के साथ साथ क्या कुछ चल रहा है अंदर में, क्या सियासत हो रही है, क्या फीडबैक आ रहा है, क्या नेताओं की तैयारी है, सब कुछ एक एक करके दिखाएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।